हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इजीपथ एजुकेशन पे। आज जो आई टैब फर्स्ट सेम में यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का प्रथम शिक्षा केंद्र। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जिसे दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। यानी कि उस समय का सबसे प्राचीन केंद्र था और इसे उन विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है जो उस समय के प्रसिद्ध थे या अपने पीक पर या टॉप पर थे। यह विश्वविद्यालय लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक फला फूला और यहाँ पर दुनिया भर से छात्र जो है शिक्षा प्राप्त करने आते थे। यह विश्वविद्यालय है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा तक फला फूलता रहा और यहाँ पर दुनिया भर के छात्र आते रहे और शिक्षा प्राप्त करते रहे। यानी कि उच्च शिक्षा का यह एक अद्भुत ही या उच्च कोटि का विश्वविद्यालय था। यह केवल भारतीय उपमहाद्वीप ही नहीं बल्कि ग्रीस, चीन, फारस, ईरान और अरब मध्य एशिया से भी छात्रों को आकर्षित करता था। यानी कि यह केवल भारतीय उपमहाद्वीप ही नहीं बल्कि भारत से बाहर जैसे ग्रीस, यूनान हो गया, चीन हो गया, फारस जो ईरान है आधुनिक युग में, अरब और मध्य एशिया के छात्रों को भी आकर्षित करता था। यानी कि वहां से भी संसार के अन्य भागों से भी जो है लोग आकर के यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते थे। आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थान और महत्व। तक्षशिला आधुनिक समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तक्षशिला जो है आधुनिक समय में जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब है वहां पे जो रावलपिंडी है उससे 18 किलोमीटर उत्तर की ओर जो जगह है उसको जो है तक्षशिला है। यह प्राचीन गांधार राज्य का हिस्सा था। जो गांधार राज्य होता था वो अफगानिस्तान का एरिया था और वहां पर एक राज्य होता था गांधार जो भारत के अधीन ही था उस समय में। क्या है कि ये प्राचीन गांधार का जो है हिस्सा होता था तक्षशिला और व्यापार मार्गों के संगम पर स्थित होने के कारण यह एक प्रमुख सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र बन गया। जो व्यापार मार्ग होते थे, जो सिल्क रूट होते थे, रेशम के जो मार्ग होते थे उसके मुहाने पर स्थित है, उसके संगम पर स्थित था। इस कारण से जो है सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र बन गया। यह विश्वविद्यालय सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग के पास स्थित था, जिससे व्यापारियों, विद्वानों और यात्रियों का आगमन यहाँ नियमित रूप से होता था। यानी कि सिल्क रूट पर स्थित था जहाँ पर रेशम का मार्ग था, जिसे हर दिन जो है कोई ना कोई व्यापारी, विद्वान और यात्री यहाँ पर नियमित रूप से आते रहते थे। यहाँ वेद, आयुर्वेद, राजनीति, शल्य चिकित्सा, खगोल शास्त्र, गणित, युद्ध कला, व्याकरण और दर्शन जैसे कई विषयों को शिक्षा दी जाती है। क्या पढ़ाई जाती है यहाँ पर? वेदों की पढ़ाई कराई जाती थी। आयुर्वेद जो नेचुरल जो पद्धति है आयुर्वेद बोलते हैं जिसको, उसकी पढ़ाई की जाती थी। राजनीति की, शल्य चिकित्सा यानी कि जो आजकल सर्जरी बोलते हैं उसकी पढ़ाई की जाती थी। खगोल शास्त्र यानी कि हमारे जो पर्यावरण से बाहर की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि हमारे पर्यावरण से बाहर की चीज़ें क्या हो जाएंगी, जैसे कि ग्रह है, उपग्रह है, सूर्य है, हमारा सौर मंडल है या जो अन्य स्टार हैं उनकी जो पढ़ाई होती है उसको खगोल शास्त्र कहते हैं। गणित, मैथ जो पढ़ाते थे, युद्ध कला, व्याकरण और दर्शन जो फिलोसफी है जैसे विषयों की यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला का प्रशासनिक ढांचा और शिक्षण प्रणाली। तक्षशिला कोई एकल संगठित विश्वविद्यालय नहीं था बल्कि ये भी भिन्न गुरुकुलों और शिक्षकों के अधीन कई स्वतंत्र शिक्षा केंद्रों का समूह था। कहने का मतलब कि तक्षशिला कोई एक निश्चित विश्वविद्यालय नहीं था बल्कि क्या था कि अलग अलग जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने क्या कर रखे थे, किसी ने अपना अलग गुरुकुल बना रखा है, किसी ने अपना मठ बना रखा है, यानी कि उन सभी का एक समूह के रूप में शिक्षा का केंद्र था। यहाँ कोई नियमित पाठ्यक्रम या औपचारिक प्रवेश प्रक्रिया नहीं थी। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि नियमित रूप से करिकुलम है कि उसका प्रयोग किया जाता हो, बल्कि यहाँ पे औपचारिक प्रवेश प्रक्रिया भी नहीं थी। यानी दोनों ही चीजें नहीं थी, नहीं तो उनका नियत हर दिन का कोई पाठ्यक्रम था और न ही वहाँ प्रवेश प्रक्रिया या इंट्रेंस जैसी कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाती थी। छात्र स्वयं अपने पसंदीदा गुरु या शिक्षक को चुनते थे और उनके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करते थे। छात्रों को यह स्वतंत्रता थी कि वे अपनी इच्छा अनुसार अपने पसंद के शिक्षक या गुरु को चुन सकते थे और उनके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। शिक्षा की अवधि विषय की जटिलता और छात्र की अक्षमता पर निर्भर करती थी। शिक्षा का जो टाइम था यानी कि उसको पूरा करने का टाइम था वो विषय की जटिलता यानी कि विषय कितना जटिल है या आसान है इस बात पे निर्भर करता था और छात्र में कितना गुण, छात्र कितना गुणी है यानी कि छात्र में कितनी अक्षमता उस बात पर निर्भर करता था। अगर छात्र में अच्छी अक्षमता है तो वह जटिल विषय को भी कम समय में पूरा कर सकता था। छात्र में अक्षमता नहीं है तो वह आसान विषय में भी ज्यादा समय ले सकता था। यानी कहने का मतलब क्या है कि शिक्षा की अवधि विषय की जटिलता और छात्र की अक्षमता पर निर्भर करती थी। शिक्षक छात्रों को गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ज्ञान प्रदान करते थे। यहाँ पर कौन सी परंपरा थी? गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही शिक्षक जो है छात्रों को जो है ज्ञान प्रदान करते थे, यानी कि उसी परंपरा का यहाँ पे निर्वाह किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय। तक्षशिला विश्वविद्यालय में 64 से अधिक विषयों की पढ़ाई होती थी, यानी कि इतने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे 64। वेद और धर्मशास्त्र, उसमें क्या पढ़ाया जाता था? जैसे कि वेदों में क्या आ जाएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और
अथर्ववेद यानी चारों वेदों की पढ़ाई की जाती थी, उपनिषद भी पढ़ाए जाते थे और पुराणों का भी अध्ययन कराया जाता था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सिद्धांत भी यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। ऐसा नहीं है कि केवल यही विषय है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सिद्धांत भी पढ़ाए जाते थे। चिकित्सा और शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद जिसको प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक द्वारा पढ़ाई जाती थी। आयुर्वेद को कौन पढ़ाता था? चरक खुद पढ़ाते थे, यानी कि ये इसके पितामह माने जाते हैं, आयुर्वेद के खुद पढ़ाते थे। शल्य चिकित्सा जिसको सर्जरी कहते हैं, जीवक जैसे चिकित्सकों द्वारा सिखाई जाती थी। जीवक को भी शल्य चिकित्सा में महारत हासिल थी, तो वो जो है शल्य चिकित्सा पढ़ाते थे। औषधि और जड़ी बूटियों का भी ज्ञान देते थे, यानी कि औषधि है, जड़ी बूटी हूँ जैसी मेडिसिन है, उसकी भी पढ़ाई की जाती थी। राजनीति और अर्थशास्त्र, डिप्लोमेसी, शासन प्रणाली और युद्ध कौशल। राजनीति में क्या पढ़ाए जाते थे? जो डिप्लोमेसी होती है वो, शासन प्रणाली यानी शासन कैसे करना है, और युद्ध कौशल यानी कि युद्ध में कौन कौन से कौशलों की जरूरत पड़ती है, वो सभी पढ़ाए जाते थे। अर्थशास्त्र ये चाणक्य कौटिल्य द्वारा पढ़ाया जाता था। जो अर्थशास्त्र है वो उसको कौन पढ़ाता था? चाणक्य, जिसका अन्य नाम क्या था? कौटिल्य और विष्णुगुप्त, इसके दो अन्य नाम है चाणक्य के। वो खुद पढ़ाते थे, जिन्होंने कि एक ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र के ऊपर, जिसका क्या नाम था? अर्थशास्त्र ही था। कर प्रणाली भी पढ़ाया जाता था, प्रशासन और सैन्य संगठन ये विषय भी पढ़ाए जाते थे। गणित और खगोल शास्त्र, गणित में क्या पढ़ाया जाता था? अंक गणित, बीजगणित और रेखागणित, तीनों ही जो ये गणित के अंदर पढ़ाए जाते थे। और खगोल शास्त्र में क्या आ जाएगा? जैसे ग्रह है, नक्षत्र की गति का अध्ययन, ये भी पढ़ाए जाते थे खगोल शास्त्र में। वैदिक कालीन खगोल शास्त्र का विस्तार, खगोल शास्त्र के बारे में जो विचार या जो विस्तार से पढ़ा लिखा गया है, उसकी पढ़ाई इसमें कराई जाती थी। व्याकरण और भाषा शास्त्र, संस्कृत व्याकरण का अध्ययन, यानी कि संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करवाया जाता था। पाणिनि द्वारा विकसित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ था। पाणिनि ने जो है एक बुक लिखी थी अष्टाध्यायी, जिसमें क्या था कि उसने संस्कृत की व्याकरण लिखी थी, उसको भी पढ़ाया जाता था। संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषा का अध्ययन, यानी कि तीनों ही भाषाएं का अध्ययन कराया जाता था। पुरानी भाषा इनमें कौन सी है? संस्कृत। उसमें कुछ बिगाड़ होकर के किस भाषा का जन्म हुआ? प्राकृत का। फिर प्राकृत जो है जनमानस की भाषा बन गई, फिर उसके बाद उसमें कुछ बिगाड़ हुआ और फिर से कौन सी भाषा का जन्म हुआ? पाली का। और इस प्रकार से इन तीनों ही भाषाओं को पढ़ाया जाता था। युद्ध कला और सैन्य विज्ञान, युद्ध कला में क्या पढ़ाया जाता था? धनुर्विद्या जिसे आर्चरी कहते हैं, और तलवारबाजी, यानी कि युद्ध कला में ये चीजें पढ़ाई जाती थी। युद्ध कौशल, युद्ध में कौन कौन से कौशलों को अपनाया जाता है, वो चीजें। और सैन्य रणनीति की, सैनिक जो है, सैनिक कौन कौन सी रणनीति अपनाकर जो है युद्ध जीत सकते हैं, सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाती है। दुर्ग जो किले होते हैं, निर्माण और सुरक्षा प्रणाली, यानी कि किले कैसे बनाए जाएं, किस प्रकार से बनाए जाएं कि सुरक्षित रहें, और सुरक्षा प्रणाली यानी कि उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, विरोधी जो दुश्मन राजाएं वगैरह हैं या सेना है उससे कैसे बचाव किया जाए, ये सारी की सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। कला, संगीत और साहित्य, नाट्य शास्त्र यानी कि नाटकों के बारे में जो पढ़ाया जाता था। नृत्य कला, डांस के बारे में पढ़ाया जाता था। काव्य, कविताएं, नाटक और साहित्य आदि के बारे में पढ़ाया जाता था। संगीत और वादन कला, म्यूजिक और जो बजाने के यंत्र हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता था। जैसे कि वादन यंत्र में क्या आ जाएगा? जैसे गिटार आ जाता है, या सितार आ जाता है आदि, या जैसे तबला आ जाता है आदि, इनको क्या बोलते हैं? वादन यंत्र बोलते हैं। तो ये भी पढ़ाई जाती है, इनकी भी पढ़ाई की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला के प्रसिद्ध विद्वान, तक्षशिला के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? चाणक्य, जो क्या थे? अर्थशास्त्र के जनक, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। महान राजनीतिक, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री, ये क्या थे? महान राजनीतिक थे, इनकी राजनीति की समझ बहुत ही उच्च कोटि की थी। रणनीतिकार, ये उच्च कोटि के रणनीतिकार थे, और अर्थशास्त्री तो ये थे ही। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जो शासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति का अद्भुत संकलन है। यानी कि क्या है कि इनके द्वारा लिखा गया जो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ है, उसमें शासन कैसे किया जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए या कैसे संभाला जाए, और राजनीति जैसे विषयों पर इनकी जो जानकारी है अद्भुत है। और इन तीनों का ही संगम इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि उन्होंने क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट, जो घनानंद सम्राट होते थे उनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में जो है चाणक्य की बड़ी भूमिका थी। पाणिनि का क्या कि संस्कृत व्याकरण के जनक, पाणिनि ने जो है संस्कृत के व्याकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने संस्कृत के व्याकरण की रचना की थी। उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। ग्रंथ के अंतर क्या है? संस्कृत के व्याकरण की जो रचना की गई है उस विधि को बताया गया है। उनके द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण आज भी विद्वानों के लिए आधारभूत ग्रंथ है। उनके द्वारा, यानी कि उन्होंने जो संस्कृत के व्याकरण की रचना की थी, आज भी जो है वो आधारभूत ग्रंथ, यानी कि आज भी हम उस ग्रंथ का उपयोग करते हैं व्याकरण के रूप में। चरक कौन थे? आयुर्वेद के जो जनक थे। भारतीय चिकित्सा पद्धति के महान चिकित्सक थे।
भारतीय जो चिकित्सा पद्धति है, जो नेचुरल चिकित्सा है, उस पद्धति के कौन जनक थे? चरक। उन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा, जो आज भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का आधार है, यानी कि आज भी सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। चरक संहिता का ग्रंथ किसने लिखा था? चरक ऋषि ने। जीवाक बौद्ध काल के महान चिकित्सक थे। जीवक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, उन्होंने भगवान बुद्ध के लिए भी चिकित्सा की थी, यानी कि वो कौन थे? जीवक ऋषि जो है भगवान बुद्ध के समकालीन थे और भगवान बुद्ध का भी उन्होंने इलाज किया था। और वो क्या थे? शल्य चिकित्सा में उनको महारत हासिल थी। उन्होंने तक्षशिला में रहकर शल्य चिकित्सा और औषधि विज्ञान का अध्ययन किया। उन्होंने शल्य चिकित्सा का भी अध्ययन किया और साथ में औषधि विज्ञान, यानी कि जो मेडिसिन या दवाई से संबंधित जो विज्ञान है उसको भी उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता। पंचतंत्र जो बुक है उसके रचयिता कौन थे? विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध कथा संग्रह पंचतंत्र के लेखक हैं ये। उन्होंने अपनी नीति शास्त्र आधारित कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी। विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र पुस्तक लिखी थी उसमें जो है कहानियां लिखी गई और कहानियों के पात्र क्या थे? जंगली जानवरों के, जो जैसे शेर हो गया, भालू हो गया आदि जो है पात्र दिए गए थे, तो उनके माध्यम से जो हमें शिक्षा दी गई थी। तो इस प्रकार से विष्णु शर्मा है वो पंचतंत्र के रचयिता थे, यानी लिखने वाले थे, और उसमें जो कहानियां लिखी थी वो शिक्षाप्रद होती थी और उन कहानियों के जो कैरेक्टर होते थे वो जंगली जानवरों के नाम से या जंगली जानवर ही होते थे। आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय का पतन। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद तक्षशिला का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। मौर्य साम्राज्य का जैसे ही पतन हुआ वैसे ही तक्षशिला का जो भी है धीरे धीरे महत्व भी धीरे धीरे कम होने लगा, यानी कि उसका क्या हो गया? ढलान की तरफ जाने लगा, यानी कि उसका पीक आ चुका था और वो अब जो है उसका महत्व धीरे धीरे कम होने लगा था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में हूणों के आक्रमण के कारण तक्षशिला का विध्वंस हो गया। 5वीं शताब्दी ईस्वी में हूण कौन थे? हूण थे जो हमारे रसिया है उसमें वोल्गा नदी के पूर्व में जो स्थित होती थी एक बर्बरिया जनजाति होती थी जिनको हूण कहा गया है। उन्होंने आक्रमण कर दिया था और इस प्रकार से उन्होंने तक्षशिला का विध्वंस कर दिया था, विनाश कर दिया था। 7वीं शताब्दी तक तक्षशिला शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र नहीं रहा। आगे चल करके जो 7वीं शताब्दी आते आते तक्षशिला शिक्षा का जो एक प्रमुख केंद्र होता था वो अब नहीं रहा था, यानी कि वो अब उसका डिक्लाइन हो चुका था। धीरे धीरे ये शिक्षा केंद्र इतिहास के पन्नों में सिमट गया। धीरे धीरे जो एक उच्च कोटि का शिक्षा केंद्र होता था वो अब धीरे धीरे एक सामान्य सा शिक्षा केंद्र होकर के एक बंद ही हो गया एक किस्म से, यानी कि ये क्या हो गया? इतिहास के पन्नों में सिमट गया। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर लीजिए। आप सभी लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।